वेल दोस्तों, सो नाउ आज यस हमारी जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज में डिमांड एंड रिकवरी का पहला सेशन पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देखा। नाउ पार्ट 2 जो है ओके डिमांड एंड रिकवरी का सेशन अभी फटाफट खत्म करते हैं और चलिए आगे की प्रोविजन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों शुरू करें। ओके चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको याद होगा तो हमने ओके लास्ट पार्ट 1 में 73 74 हमने देख लिया, सेक्शन 76 की जो नोटिस है हमने यहाँ पे देख लिया, एज वेल एज यहाँ पे ओके सेल्फ असेस टैक्स होगा तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर पेनल्टी कैसे लगेगी, ओके ये डिस्कशन हमने देखा। नाउ चलो आते हैं सेक्शन 75 पे। सेक्शन 75 क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रिलेटेड जनरल प्रोविजंस। मतलब क्या, तो जब आप सेक्शन 73 74 या 76 की जब भी नोटिस दोगे, डिमांड ऑर्डर दोगे, यानी ऊपर आप डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स करोगे तो वो सिचुएशन में आपको क्या जनरल प्रोविजन ध्यान में रखनी है। तो 13 बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इशू करोगे। ओके इसमें से कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन या कोई ओके यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 75 में कौन सी 13 बातें आपको याद रखनी है? तो पहला, पीरियड ऑफ स्टे। पीरियड ऑफ स्टे यहाँ पे मतलब क्या कि अगर कोई यहाँ पे कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया होगा शो कॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर पे, तो वो जो शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड शो कॉज नोटिस का? ओके 2 साल 9 महीना ओके फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, या डिमांड ऑर्डर का 3 साल। अगर केसेस फ्रॉड की होगी तो वो सिचुएशन में यहाँ पे 4 साल 6 महीना या 5 साल जो है ये टाइम पीरियड में स्टे का पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, या एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब उतना ये पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। यानी इन बिटवीन अगर समझ लो ओके यहाँ पे 2 साल 9 महीने के इन बिटवीन 6 महीने का स्टे होगा, यानी 2 साल 9 महीना हमारा शो कॉज नोटिस का पीरियड था, उसमें 6 महीना अगर यहाँ पे स्टे का पीरियड होगा तो आपका पीरियड नोटिस का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 2 साल 9 महीना प्लस 6 महीना यानी 3 साल 3 महीना ओके उतना पीरियड मिल जाएगा। क्योंकि 6 महीना तो स्टे ही था तो वो पीरियड ओके एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उतना पीरियड आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सेम प्रोविजन डिमांड ऑर्डर के लिए रहेगी। उसके बाद में सेकंड, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल कंक्लूड दैट चार्जेस फ्रॉड आर नॉट सस्टेनेबल। ओके तो सेक्शन 74(1) की केस 73(1) में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका रिलेवेंस समझ लो ओके कोई एसएससी के अगेंस्ट में ऑफिसर ने पिछले 5 साल के ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे 74 में फ्रॉड का केस लगाया और उसके अगेंस्ट में नोटिस इशू कर दिया। पिछले 5 साल के ओके यहाँ पे ट्रांजेक्शन समझ लो, यहाँ पे 2017 18 18 19 19 20 20 21 21 22 ऐसे 5 साल में कोई अगर यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट शॉर्ट नॉन पेमेंट हुआ होगा तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लिया। फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये केस फ्रॉड का नहीं है, ये केस जो अदर देन फ्रॉड का है, तो ऐसे सिचुएशन में अब उसके हाथ में लास्ट 3 साल ही आएंगे। लास्ट 3 साल आएंगे मतलब पहले 2 साल यानी 17 18 19 हाथ से निकल जाएंगे और लास्ट 3 साल में जो शॉर्ट पेमेंट और नॉट पेमेंट हो गए ओके वो शॉर्ट पेमेंट और नॉट पेमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। ओके तो इन सिंपल वर्ड ओके यहाँ पे 74(1) की केस 73(1) में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हो देखो, okay order on the direction of court, such order shall be issued within 2 years from the date of communication of direction। यानी अगर कोई ऑर्डर इशू करनी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट तो वो ऑर्डर जो है ऑफिसर ने 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डायरेक्शन 2 साल के अंदर वो ऑर्डर इशू कर देना चाहिए। ओके उसके बाद में वो क्या कहते हैं, ओके उसके बाद में कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके राइट है और ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कोई भी एग्रीड पर्सन को जिसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है उसको देना जरूरी है, उसको हियरिंग भी देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, उसको हियरिंग भी देना जरूरी है और हियरिंग में 3 एडजॉर्नमेंट अलाउड है, यानी पहले हियरिंग को प्रेजेंट नहीं होगा तो दूसरे हियरिंग को प्रेजेंट नहीं होगा तो तीसरा, ऐसे मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट उसका अलाउड है। ओके जब भी ऑर्डर आएगी फिर वो 74 की ऑर्डर हो, 75 की ऑर्डर हो या 76 की ऑर्डर दोस्तों, तो वो ऑर्डर जो है यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर होगी। व्हाट डू मीन बाय स्पीकिंग ऑर्डर अगर आप पूछोगे तो स्पीकिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे सभी क्लियर फैक्ट्स और ग्राउंड के साथ वो ऑर्डर दी जाएगी। ओके पूरे डिसीजन क्लियर हो गए, ग्राउंड्स क्लियर हो गए, फैक्ट्स क्लियर हो गए और उसके बेस पे वो ऑर्डर दी जाएगी। उसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब भी आप डीओ फाइनल करोगे वो 74 हो 75 हो सॉरी 73 हो 74 हो या 76 हो, जब भी आप डिमांड ऑर्डर फाइनल करोगे तो एक बात का आपने जरूर ध्यान रखना और वो है डिमांड ऑर्डर में जो अमाउंट होगी वो आपके शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं होगी। यानी डिमांड ऑर्डर की अमाउंट जो है बेटा यहाँ पे
जो शो कॉज नोटिस है उस उतनी अमाउंट का या उससे कम अमाउंट का ही लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 कहते हैं कि इफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कोर्ट ने अगर समझ लो केस कोर्ट में गई और उसमें अगर अमाउंट ऑफ टैक्स मॉडिफाई कर दिया गया तो अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ओके, वो आप डिफॉल्ट ही समझ ला, टैक्स मॉडिफाई हुआ और उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा होगा तो वो भी मॉडिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपका ध्यान चाहूंगा दोस्तों। ओके, तो पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9 है कि आपका इंटरेस्ट मैंडेटरी इंटरेस्ट होगा, मतलब आपको जो भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा मैंडेटरी इंटरेस्ट होगा, फिर वो शो कॉज नोटिस में या डिमांड ऑर्डर में कहा हो या ना कहा हो। बहुत सी बार जब डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करता है तो उसमें इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना भूल जाता है, लेकिन वो भूल गया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरेस्ट आपको आपके अगेंस्ट में इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, इंटरेस्ट तो आपके अगेंस्ट में लगाया ही जाएगा। ओके, उसके बाद में पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? If no demand order issued within 3 years or 5 years, then proceeding deemed to be concluded। मतलब क्या हो सकता है ऐसा कि सेक्शन 73 में 2 साल 9 महीने में नोटिस दे दी गई, ओके, या 74 में 4 साल 6 महीने के अंदर नोटिस दे दी गई, लेकिन डिमांड ऑर्डर ही फाइनल नहीं हुई। अगर डिमांड ऑर्डर फाइनल नहीं हुई मतलब प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी, आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ओए बल्ले बल्ले, ओके, ये बात तो अच्छी हो गई कि नोटिस आने के बाद अगर डिमांड ऑर्डर 3 साल या 5 साल में इशू नहीं हुई तो हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगी। नाउ पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 थोड़ा मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले 12 और 13 कंप्लीट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 क्या कहते हैं? देखो, इफ एनी अमाउंट सेल्फ असेस, ओके, और वो अमाउंट सेल्फ असेस और उसका इंटरेस्ट आपने नहीं दिया, ओके, ख्याल रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी अमाउंट आपने खुद सेल्फ असेस किया जिसका रिटर्न दिया है पर टैक्स पेमेंट नहीं किया है, ओके, या इंटरेस्ट होगा तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई नोटिस नहीं आएगी, मतलब 73 74 का एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होगा, डायरेक्ट रिकवरी का एक्शन होगा। इससे एक बात ख्याल में आती है कि 73 74 की एक्शन तब होगी जब वो अमाउंट आपने सेल्फ असेस नहीं की हो, आई रिपीट, आपने सेल्फ असेस नहीं की हो और ऑफिसर ने ढूंढ के निकाली हो। अगर कोई भी अमाउंट, सेक्शन 75 कहता है कि कोई भी अमाउंट आपने सेल्फ असेस किया है, ओके, और वो रिटर्न में दिया है और वो रिटर्न में देके आपने पैसा पे नहीं किया, प्रैक्टिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका, ओके सॉरी, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत ये इंपॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपका रिटर्न जो है सबमिट ही नहीं होता है विदाउट पेमेंट। तो उन्होंने क्या सिचुएशन ली है? उन्होंने ये सिचुएशन ली है कि आपने रिटर्न तो भर दिया पर पेमेंट नहीं किया, तो डायरेक्ट रिकवरी एक्शन 79 में होगी। ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा इंपॉसिबल है पर प्रोविजन दिया है तो आपने पढ़ लेना चाहिए। ओके, और लास्ट में अगर सेक्शन 73 74 में पेनल्टी इंपोज कर दी गई, सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन 73 74 में पेनल्टी इंपोज कर दी गई तो इस एक्ट में बाकी कोई भी सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी, ओके, नहीं लगेगी। और हमने ऑलरेडी तो देखा ही है, ओके, अगर मेन कल्प्रिट को, जो मेन एग्रीड पर्सन है, एग्रीड नहीं कहूंगा, जो मेन पर्सन है जिसने टैक्स इवेजन किया है, ओके, उसको अगर पेनल्टी नहीं लगाया तो उसको सपोर्ट करने वाले को भी माफ कर दिया जाएगा, ओके, या उसने 73 74 में पेनल्टी पे कर दिया तो उसके सपोर्ट करने वाले को भी माफ कर दिया जाएगा। ओके, तो ख्याल रहे, ओके, यहाँ पे ये 13 पॉइंट थे बेटा, ये 13 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब मैं 11 पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 11 जो है आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, पॉइंट नंबर 11 इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, 2 मिनट में फटाफट समझ लिए। ओके, यहाँ पे वी स्मार्ट एकेडमी ने पेन ड्राइव क्लासेस जो है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स 12% में क्लासीफाई कर दिए। ओके, लेकिन ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं था, जो भी जुडिशनल ऑफिसर था उसने कहा नहीं नहीं, ओके, पेन ड्राइव ये तो गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। ओके, उसने शो कॉज नोटिस 73 या 74 के अंडर में इशू कर दी। ओके, उसने डिमांड ऑर्डर में कहा, ओके, नोटिस भी इशू कर दी और डिमांड ऑर्डर में कहा कि नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और वो 18% में जाएगा। वी स्मार्ट एकेडमी ने उसकी अपील फाइल की और वो अपील जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास गई। नाउ ओके, यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये बेटा कि अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन वी स्मार्ट एकेडमी के फेवर में आ गया और कहा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, यहाँ करेक्शन कर लेना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, एसओजी है और 12% में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो बल्ले बल्ले यहाँ पे अच्छी बात होगी कि नाउ अपीलेट अथॉरिटी ने ओके फेवर में डिसीजन दे दिया, पर डिपार्टमेंट यहाँ रुका नहीं, डिपार्टमेंट ने उसको आगे और अपील फाइल किया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ओके, तो नाउ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस पेंडिंग थी। ओके, तो ये अपीलेट अथॉरिटी से केस अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गई। इन दौरान क्या हुआ? इन दौरान देखो दूसरी एकेडमी जो थी, दूसरा एकेडमी XYZ एकेडमी, इसने देखा कि वी स्मार्ट एकेडमी ने ओके यहाँ पे जो है सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासीफाई किया और 12% में यहाँ पे ओके जीएसटी रेट लगाया और नाउ अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन भी वी स्मार्ट एकेडमी के फेवर में है। तो उन्होंने भी क्या है, उन्होंने भी बिना पूछे 12% में क्लासीफाई कर दिया। ऑफिसर ने कहा अच्छा, वी स्मार्ट एकेडमी की देखा देखी आप भी करते हो और 12% में क्लासीफाई करते हो। ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट में भी नोटिस इशू कर दिया, लेकिन बेचारा ऑफिसर कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहला जो अपील था वो उसके अगेंस्ट में है और आगे जो है अपील पेंडिंग है। ओके, नोटिस तो इशू करके रख दिया विद इन टाइम लिमिट में
भी 2 साल 9 महीने के अंदर उसने नोटिस इशू करके रख दिया, लेकिन अब वो ऑर्डर नहीं फाइनल कर सकता क्योंकि उसके जुडिक्शन का कमिश्नर अपील का डिसीजन उसके अगेंस्ट में है। तो वो वेट कर रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कहता है। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो आएगा उसके बेस पे फिर वो XYZ को भी नहीं छोड़ेगा और वी स्मार्ट को भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ओके उसने वेट किया और अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया कि नहीं नहीं नहीं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और डिपार्टमेंट की तो बल्ले बल्ले हो गई। ओके डिपार्टमेंट यहाँ पे कि यस 18% में अब तो वी स्मार्ट को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन व्हाट अबाउट XYZ एकेडमी, XYZ एकेडमी के अगेंस्ट में ओके उसको अब डीओ फाइनल करना है क्योंकि नोटिस तो ऑलरेडी वो इशू कर चुका है, डीओ फाइनल करना है। पर ओके एक प्रॉब्लम आ गया, और प्रॉब्लम क्या आ गया कि डीओ का जो टाइम पीरियड था 3 साल वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया तो ये ऑफिसर, ओए अबे यार मैं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन का वेट कर रहा था ओके वी स्मार्ट एकेडमी के अगेंस्ट में, लेकिन इधर टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो लॉ क्या कहता है, सेक्शन 75(11) क्या कहता है, ओके ये ऑफिसर को कहता है तू डर मत, ओके जितना टाइम पीरियड अपीलेट अथॉरिटी से अपीलेट ट्रिब्यूनल के बीच में गया, जितना भी टाइम पीरियड इसके बीच में गया वो तेरे 3 साल कैलकुलेट करने के लिए, यानी डिमांड ऑर्डर के 3 साल कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब उतना पीरियड और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके सुनिए, एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब उतना पीरियड और एक्सक्लूड किया जाएगा। तो सेक्शन 73(11) कहता है कि अगर केस अपीलेट ट्रिब्यूनल की डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है पर उसके हायर अथॉरिटी की फेवर में है, या अपीलेट ट्रिब्यूनल का उसके डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है पर हाई कोर्ट का फेवर में है, या हाई कोर्ट का अगेंस्ट में है सुप्रीम कोर्ट का फेवर में है, यानी एक अगेंस्ट में और सुपीरियर अथॉरिटी का फेवर में, तो इन बिटवीन जो टाइम पीरियड गया वो टाइम पीरियड डीओ के इसके लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आई होप ये रिवीजन में आपको समझ में आया होगा और इतना ही मैं समझा सकता हूं। ओके वापस आते बेटा हमारे रिवीजन में, यहां पे चलिए। तो अब ये सेक्शन 75 के 13 पॉइंट्स हमने देख लिए। सेक्शन 77 ये कहता है कि अगर आपने रॉन्गली टैक्स दिया होगा, रॉन्गली मतलब आपने CGST SGST देना चाहिए था IGST दे दिया, या IGST देना चाहिए था ओके CGST SGST दे दिया, ओके तो ऐसे अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आपका एक्चुअल टैक्स आता है मतलब IGST वगैरह वो देना पड़ेगा और CGST SGST का आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने कुछ बस इतना ही कहा है कि सेक्शन 77 में ओके जो एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी CGST और SGST की होगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा, और गलती से आपने IGST पे किया होगा तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। चलो सेक्शन 78-79 ये देख लेते हैं। सेक्शन 78 क्या कहता है, जो भी ड्यूज यानी सेक्शन 73-74 में जो आपके अगेंस्ट में टैक्स डिटरमाइन किया गया, या 76 में एक्सेस कलेक्शन का ड्यू जो आपके अगेंस्ट में डिटरमाइन किया गया, वो ड्यू सेक्शन 78 के हिसाब से आपको 3 महीने के अंदर दे देने पड़ेंगे। ओके अगर नहीं दिए तो 3 महीने के अंदर, अच्छा 3 महीने के अंदर आप नहीं दोगे तो फिर सेक्शन 79 लग जाएगा। सेक्शन 79 में आपके अगेंस्ट में रिकवरी होगी। ओके 7 मोड दिए हैं रिकवरी के, इस 7 में से कोई भी मोड डिपार्टमेंट यूज कर सकता है और आपसे पैसा रिकवर कर सकता है। ओके सर स्टेप बाय स्टेप बताओ सेक्शन 79 के 7 मोड कौन से है। पहला ओके जो भी आपकी रिफंड देना होगा, पुराने कोई रिफंड देना होगा और अभी कोई रिकवरी निकल रही होगी तो रिफंड से उतना कट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके गुड्स डिटेन और सीज करके मार्केट में सेल कर दिए जाएंगे और उससे पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। अगर आपके थर्ड पर्सन के पास पैसा पड़ा हुआ है, मे बी बैंक के पास FD है या इंश्योरेंस के पास पैसा पड़ा है, ओके पैसा ड्यू होने वाला है, फ्यूचर में ड्यू होने वाला है, या किसी और के पास अगर पैसा है तो उसको नोटिस दी जाएगी और उससे रिकवर कर लिया जाएगा। ओके आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेन और सीज कर ली जाएगी और 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 30 दिन में आपने रिलीज नहीं करवाया तो वो सिचुएशन में वो भी ऑक्शन में सेल कर दिया जाएगा। उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर ओके सर्टिफिकेट, अगर इससे भी पैसा रिकवर नहीं होता है तो एक स्टेप आगे दिए, पैसा अभी तक रिकवर नहीं होगा तो सर्टिफिकेट बनाएगा और वो यहाँ पे कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को भेज देगा और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसको पैसा रिकवर करेगा एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर उससे भी बात नहीं जमती है तो एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा और अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट को देगा और अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट उसको कलेक्ट करेगा एज अ फाइन। ओके मतलब जैसा वो फाइन कलेक्ट करता है वैसे ही वो पैसा ओके कलेक्ट करेगा। और लास्ट अगर आपने कोई बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया होगा तो उसको एनफोर्स करेगा और उसके थ्रू पैसा कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये तो 7 मोड ऑफ रिकवरी है बेटा। ओके ये 7 में से कोई भी मोड यूज कर सकते हो और अपना पैसा निकालेंगे। ओके तो हमने सेक्शन 79 देखा। उसके बाद में सेक्शन 80, भाई पैसा लग गया 73-74 में असेसमेंट हो गया, ड्यूटी आ गया, टैक्स आ गया, पेनल्टी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सब कुछ ठीक है। ओके तो ये जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आया, क्या इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ओके सेक्शन 80 में आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू के हिसाब से या केस स्टडी के हिसाब से है, अगर आपका सेल्फ
सेल्फ असेस टैक्स होगा तो उसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि जो खुद ही असेस किया वो तो देना पड़ेगा, उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी इसको आपको इंस्टॉलमेंट मिल सकती है, और वो इंस्टॉलमेंट आपको 24 मंथ तक कमिश्नर ग्रांट कर सकता है, यानी 24 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट का आपने डिफॉल्ट किया, सुनना, कोई भी इंस्टॉलमेंट का आपने डिफॉल्ट किया तो वो केस में बची हुई इंस्टॉलमेंट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, और आपसे पूरा पैसा मांग लिया जाएगा। चलो, सेक्शन 80 हो गया। 81, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टन केसेस। ओके, मतलब यहां पे क्या, अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में ड्यूज बाकी है और गवर्नमेंट को डिफॉल्ट एंड विद इंटेंशन टू डिफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड का क्लियर उसका इंटेंशन है, वो अपना क्या कर रहा है कि उसको पता है कि उसके अगेंस्ट में नोटिस आने वाली है, पैसा आने वाला है, या उसके अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट हो गई है, उसको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है और पेनल्टी देना है। ओके, उसको ये बात बहुत क्लियर पता है, तो इन बिटवीन उसने क्या किया, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज या किसी भी मोड में ट्रांसफर कर दिया टू एनी अदर पर्सन, इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन ट्रांसफर कर दिया, सो दैट ओके फ्यूचर में अगर यहां पे उसके अगेंस्ट में नोटिस आती है तो वो बच जाएगा। तो गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि उसने जो चार्ज किसी और पर्सन के अगेंस्ट में क्रिएट किया है वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। ओके, तो यहां पे इन शॉर्ट उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, लेकिन कुछ केस में वो वॉइड नहीं माना जाएगा, अगर वो एडुकेट कंसिडरेशन में दिया हो और कोई प्रॉपर नोटिस दिया और ऑफिसर के परमिशन ने ट्रांसफर किया होगा तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 82 क्या कहता है, ओके, द टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, मतलब जब भी कोई यहां पे जीएसटी की रिकवरी होगी तो वो असेसी, वो जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी पे पहला चार्ज जीएसटी डिपार्टमेंट का होगा। ओके, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, मतलब आईबीसी कोड 2016 जो है इसको ध्यान में रखते हुए ओके, अगर किसी पहला चार्ज किसी का माना जाएगा तो जीएसटी वहां का माना जाएगा फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगेंस्ट द टैक्स पेयर। ओके, उसके बाद में वो क्या कहते हैं, उसके बाद में सेक्शन 83 बेटा, सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई होगी, मे बी बेस जजमेंट की सेक्शन 62 में, या फिर ओके यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन की बेस जजमेंट असेसमेंट, समरी असेसमेंट सेक्शन 64 में, या इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, या फिर 73, 74 का कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका है। ओके, और ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए ओके प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करना जरूरी है या बैंक अकाउंट प्रोविजनली अटैच करना जरूरी है, तो कमिश्नर ये एक्शन ले सकता है और ये प्रोविजनल अटैचमेंट 1 साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये साथ सेक्शन 83 जो प्रोविजनल अटैचमेंट से रिलेटेड है। और सेक्शन 84, एक सेक्शन 84 है कि वेयर एनी नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज सर्व ऑन टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई गवर्नमेंट ड्यू है और टैक्सेबल पर्सन पे उसकी डिमांड चली गई है, ओके, और वो केस अपील या रिवीजन में पेंडिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर अपील और रिवीजन में वो ड्यूज बढ़ जाते हैं, अगर अपील और रिवीजन में वो ड्यूज बढ़ जाते हैं तो कमिश्नर अकॉर्डिंगली जो ड्यूज बढ़ा उसका नोटिस देगा और उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग जैसे ओरिजिनल डिमांड की होगी ओके वैसे ही एडिशनल अमाउंट की रिकवरी प्रोसीडिंग होगी। और अगर ड्यूज कम हो जाते हैं बेटा, अगर ड्यूज कम हो जाते हैं, यहां से ध्यान से सुनिएगा ओके, तो सेम ओके यहाँ पे कमिश्नर जो है उसकी इंटीमेशन देगा, देखो बढ़ जाते हैं तो उसकी नोटिस देगा, ओके कम हो जाते हैं तो उसकी इंटीमेशन देगा कि ड्यूज कम हो जाएंगे, मतलब उसको रिफंड तो मिलेगा और उसकी प्रोसीडिंग जो है ओके जो अर्लियर प्रोसीडिंग होगी अकॉर्डिंगली ओके यहाँ पे वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जाएगी, वो फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं होगी। थोड़ा समझाना मुश्किल है शॉर्ट में, लेकिन सेक्शन 84 एग्जाम के हिसाब से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ओके, तो हमने इतने सेक्शंस देखे यहाँ पे, तो पार्ट 1 डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और ये पार्ट 2 में बचे हुए सेक्शंस हमने देख लिए। इसमें बेटा आप एग्जाम के हिसाब से सेक्शन 75, उसके बाद में 78, 79 जो मैंने समराइज करके दिया और प्रोविजनल अटैचमेंट ओके ये जो है यहाँ पे पढ़ के जाना। ओके, इस तरह से हमने पूरे सेक्शंस डिमांड और रिकवरी के यहाँ पे खत्म किए। आई होप आपने ये रिवीजन एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली जब आप ये चार्ट अपनी चार्ट की प्रिंट आउट निकाल के रखोगे तो आपको पढ़ना बहुत आसान होगा बेटा। मैंने बहुत एफर्ट्स किए इसके पीछे, तो चलिए ओके और ऐसी रिवीजन आती रहेगी। ओके, कोशिश करूंगा मैक्सिमम चैप्टर्स के आपको रिवीजन दे सकूं, स्पेशली लास्ट टॉपिक ऑफ रिवीजन। ओके, आप तो डिमांड कर ही रहे, पर मैं ओके यहाँ पे ये चार्ट भी बना रहा हूँ बेटा और कोशिश उसको समराइज भी कर रहा हूँ और आपके सामने प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।